मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। उत्तर प्रदेश में जमीन मजबूत करने में जुटी कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस का बड़ा ब्राह्मण चेहरा कहे जाने वाले जितिन प्रसाद पार्टी में अपनी अनदेखी के चलते हाईकमान से बेहद नाराज थे। जितिन प्रसाद का बीजेपी में शामिल होना उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से बड़ा उलटफेर है और सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस में ऐसा क्या हो गया है कि एक के बाद एक तमाम बड़े नेता जो है वो पार्टी को छोड़ने लगे हैं, यानी पार्टी छोड़ने की झड़ी लग गई है। पहले हिमंता बिस्वा शर्मा गए, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया। सचिन पायलट को लेकर खींचतान हो चुकी है और वो अभी भी नाराज है और अब जितिन प्रसाद ने भी पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, कहा कि कांग्रेस के ध्वस्त हो चुका है बिना पतवार वाले टाइटैनिक का डूबना जारी है। तो उधर जितिन प्रसाद गृह मंत्री अमित शाह को कर्म योगी बता रहे हैं और जितिन प्रसाद कोई सामान्य नेता नहीं है। उनके दादा कांग्रेस में थे, उनके पिता लंबे समय तक कांग्रेस की उन्होंने सेवा की और गांधी परिवार के करीबी भी रहे। फिर ऐसा क्या हो गया कि इस नए दौर की कांग्रेस में जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं का मोह भंग हो गया है। वैसे G23 की कहानी किसी से छुपी नहीं है। G23 में शामिल दिग्गज नेता कांग्रेस की कार्यशैली पर पहले ही सवाल खड़ा कर चुके हैं। क्या कांग्रेस को गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता है? लेकिन इसी बीच कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया है। इसे लेकर भी खूब घमासान चल रहा है। आज इन तमाम मुद्दों पर होगी सबसे बड़ी बहस। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी का खेला। दो 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले यह सबसे बड़ा सियासी उलटफेर है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। मुझे विश्वास है कि इनके आगमन से पार्टी को भी बल मिलेगा और जितिन प्रसाद जी को देश सेवा, समाज सेवा के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी में जितिन प्रसाद का स्वागत करते हुए ट्वीट किया, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के वृहद परिवार में शामिल होने पर श्री जितिन प्रसाद जी का स्वागत है। उनको भी यहाँ भी भविष्य था। अब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी थे, लेकिन ये जाना अच्छा नहीं था क्योंकि उनके पिताजी भी कांग्रेस में पहले से थे। अब जो जाने वाले जाते रहते हैं, अब हम कितना भी बोले तो रोक नहीं सकते। कांग्रेस में 18 साल बिताने के बाद करीब 1.25 साल पहले बीजेपी का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जितिन प्रसाद को छोटा भाई बताते हुए शुभकामना दी। मेरे छोटे भाई हैं, बड़ी खुशी है, उनका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी ट्वीट किया, कांग्रेस के ध्वस्त हो चुके बिना पतवार वाले टाइटैनिक का डूबना जारी है। चर्चा है कि कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण चेहरों में गिने जाने वाले जितिन प्रसाद कांग्रेस हाईकमान से नाराज थे। ये भी कहा जा रहा है कि जब से यूपी कांग्रेस की कमान प्रियंका वाड्रा के हाथों में है, तब से जितिन प्रसाद को तवज्जो नहीं मिल रहा था। कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन भी करना चाहिए। कोई कौम, कोई इंसान जब कमजोर होता है तो लोग उसको छोड़ देते हैं।
कांग्रेस की यूथ ब्रिगेड से हिमंता बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जितिन प्रसाद का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। इससे पहले रीता बहुगुणा जोशी, जगदंबिका पाल, चौधरी बीरेंद्र सिंह, राधा कृष्ण विखे पाटिल, नारायण राणे, एसएम कृष्णा भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इस बीच कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, योगी का मुकाबला वही कर सकता है जो अपने उसूल और अपनी बात पे कायम रह सकता हो। लाल टोपी जेब में रखने से कोई नेता नहीं बनता। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2022 के लिए बीजेपी ने चौतरफा मोर्चाबंदी शुरू कर दी है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी का खेला। और अब वक्त है विश्लेषण का। क्रिकेट में आपने कई बार इस शब्द को सुना होगा, पावर प्ले, लेकिन चुनावी पावर प्ले का विश्लेषण आज करना बेहद जरूरी है। और बीजेपी के चुनावी पावर प्ले का सीएम योगी का चेहरा उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा फैक्टर है। कोई माने ना माने, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक बड़ा फैक्टर होंगे, यानी चुनाव की धुरी उनके इर्द गिर्द घूमेगी। पश्चिम बंगाल में हार के बाद बीजेपी हर मोर्चे पर काफी चौकन्नी हुई है। हालांकि बीजेपी को असम में एक बड़ी जीत मिली, लेकिन जिस तरह की उनको रिजल्ट चाहिए थे बंगाल के अंदर, वो नहीं आ पाए। जितिन प्रसाद के जरिए ब्राह्मणों को खुश करने की कोशिश है। याद होगा आपको कि जितिन प्रसाद ने एक ब्राह्मणों का मोर्चा बनाया था जिसको बड़ा समर्थन मिल रहा था। बीजेपी की लंबे अरसे से उस मोर्चे पर नजर थी। क्या उसका फायदा बीजेपी को अब मिलेगा, वो बड़ी बात होगी। एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े चेहरों का जाना कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल है। ये गांधी परिवार पर गंभीर सवाल खड़े करता है, चाहे वो मैडम गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। मैं बढ़ता हूं आगे। क्या चुनाव से पहले बीजेपी मानसिक बढ़त बढ़ाना चाहती है और वो बताना चाहती है कि हम हैं मैदान के अंदर? मेरे साथ आज बात करने के लिए कई दिग्गज जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता। मेरे साथ आज की इस चर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं रागिनी नायक, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है। मेरे साथ सुनील सिंह यादव है, उनका अभिनंदन है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और आचार्य प्रमोद कृष्णम है, जो कि कांग्रेस का ब्राह्मण चेहरा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उनको लगता है कि कांग्रेस अगर स्ट्रैटेजी के साथ चले तो योगी आदित्यनाथ की सरकार को पलट सकती है। लेकिन रागिनी जी, आज सेंटर में आप हैं, विंडो के भी और राजनीति के सेंटर में भी कांग्रेस पार्टी है। लेकिन क्या आपको लगता है फुटबॉल में एक सेंटर फॉरवर्ड एक खिलाड़ी होता है जो गोल दागता है, लेकिन आपके यहां पर दिक्कत ये हो गई है कि बीजेपी गोल पे गोल दागे ही जा रही है। ऐसे आप कैसे चल पाएंगे? अमीश जी, मजे की बात है कि आज आपने खेला शब्द का प्रयोग किया अपनी विश्लेषण से पहले, और खेला शब्द बोलते ही बंगाल याद आ जाता है। और ये भी याद आ जाता है कि साम दाम दंड भेद सभी कुछ इस्तेमाल करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जनता ने सियासी रूप से किस तरह पेला। और चूंकि आप जितिन प्रसाद जी पर बात कर रहे हैं, तो संयोग देखिए कि बंगाल कांग्रेस के प्रभारी भी थे, और बड़े दुख के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ मैं ये बात कह रही हूं कि उनके नेतृत्व में किस तरह से कांग्रेस की हालत हुई बंगाल में, सबने देखा। और अब उनके श्रीचरण भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ गए हैं। तो आज की डिबेट की शुरुआत ये कहकर और ये शुभकामनाएं संबित जी को देकर मैं करना चाहती हूं कि अब वैसी ही गत भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हो। अब देखिए, दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की ये है कि अपने गिरेबान में नहीं झांकते और दूसरे के घर में लगातार ताक झांक करते रहते हैं। तो आज देश के सामने सबसे बड़ा जो खेला हो रहा है, मोदी जी योगी जी के साथ और योगी जी मोदी जी के साथ जो खेला कर रहे हैं, उसकी चिंता नहीं करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का बड़े असमंजस में है कि मोदी जी के साथ जाना है कि योगी जी के साथ जाना है। भारत के प्रधानमंत्री अपने तथाकथित सबसे ओजस्वी मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामना भी नहीं देते, और वो नहले पे दहले की बाजी चढ़ते हुए योगी जी सामने आ जाते हैं और कहते हैं, भैया मैं तो पोस्टर भी हटा दूंगा, चाहे नमामि गंगे की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल की बात हो। तो ये देश में उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा खेला ये है कि इन दोनों में से रागिनी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। महत्वपूर्ण इस समय यह है कि आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि सत्ता के लालच में जितिन प्रसाद वहां चले गए। आपके मध्य प्रदेश हैंडल ने तो एक ऐसा ट्वीट किया जिसको बताना भी मैं सही नहीं समझता, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, कूड़ेदान में वो आए थे, कूड़ेदान में वो चले जा रहे हैं।
मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके प्रवक्ता नेता क्यों कह रहे हैं कि सत्ता के लालच में चले गए हैं? क्या आपको भी उम्मीद है कि बीजेपी सत्ता में वापस आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसी सत्ता के लालच में चले गए हैं? 30 सेकंड रागनी जी, फिर संबित पात्रा में आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आपका प्रश्न सैद्धांतिक है, इसलिए मैं सैद्धांतिक जवाब आपको देती हूँ। भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि अपनी मनोकामनाओं की, महत्वाकांक्षाओं की संभावित पूर्ति को देखते हुए किसी विपक्ष के दल के नेता ने वैचारिक प्रतिबद्धता को ताक पे रखते हुए सत्ताधारी पार्टी में प्रवेश किया हो या दल बदल लिया हो। आया गया, आया राम गया राम, ये शब्दावली तो कई सालों से चलती आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना रही है, ये मैं डंके की चोट पर कह सकती हूँ, पर 2024 तक देश में तो सरकार है, वहां से तो लाभ प्राप्त हो सकता है। और दूसरी बात, एक जल्दी से एक बात मैं और जोड़ देती हूं कि देखिए, मध्य प्रदेश के जो ट्विटर हैंडल की आपने बात की, वो ट्वीट डिलीट भी किया गया है, और मैं दिल पर हाथ रखकर ये बात कह रही हूँ कि एक कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़ के जाता है तो दुख होता है, पर राजनीतिक दल माँ के समान है। माँ के साथ अगर कोई विश्वासघात करता है, नहीं, आप तो खुश हैं, आप कह रहे हैं कि बंगाल में इन्होंने हमारी नाव डुबाई, अब बीजेपी की नाव डुबाएंगे वहां पर जाकर। आपने बोला अभी, आप तो कह रहे हैं, आपने तो कहा कि हम खुश हैं, इन्होंने बंगाल में हमारी नाव डुबाई। माँ के साथ दुर्व्यवहार कोई बर्दाश्त नहीं करता, भारतीय संस्कृति की बात है। आप माँ के साथ अगर दुर्व्यवहार देखिए, सिर्फ एमपी कांग्रेस नहीं है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कह रही है कि उनका जाने के लिए धन्यवाद, कांग्रेस छोड़ के जाने के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ये ट्वीट है, मध्य प्रदेश कांग्रेस का ट्वीट है जो हटा लिया गया। जतिन प्रसाद के जाने से कांग्रेस खुश है, ये कूड़ेदान में डालने जैसी सामान्य क्रिया है, ये लिखा गया, फिर डिलीट कर दिया गया। संबित पात्रा, मैं आपके पास वापस आता हूं, आपके ऑडियो में भी दिक्कत है, मैं वापस आता हूं आपके पास। लेकिन संबित पात्रा, देखिए, कुल मिलाकर खेला तो आपने बंगाल में भी करा, कई नेताओं को आपने बंगाल में भी लिया, लेकिन नतीजा क्या आया वो हम सबने देखा। हालांकि बीजेपी ने 3 से 77 तक की एक बड़ी छलांग लगाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस को पॉलिटिकली फिनिश कर दिया और लेफ्ट को वाइप आउट कर दिया बंगाल के अंदर, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है, क्या टर्न कोर्ट से, क्या नेता जो पलट के आते हैं उससे बीजेपी की गाड़ी अब चलेगी? देखिए अमीश भाई, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज जो डिबेट हो रहा है ये भारत के पॉलिटिकल दिशा और दशा को दर्शाता है। कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ता कहते हैं कांग्रेस कोई आज की पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी, और यूं कहिए कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। हम जितिन प्रसाद जी की बात कर रहे हैं, और जितिन प्रसाद जी को केवल एक इंडिविजुअल के रूप में मत देखिए। जितिन प्रसाद जी के पिताजी जितेंद्र प्रसाद जी, आप याद करिए, कांग्रेस में राजीव गांधी जी के मित्र हुआ करते थे। ज्योतिरादित्य जी की जब बात करते हैं तो ज्योतिरादित्य जी केवल एक इंडिविजुअल नहीं है, उनके पिताजी माधवराव सिंधिया जी राजीव गांधी जी के दाहिने हाथ होते थे। और आज हम सचिन पायलट की बात करते हैं तो सचिन पायलट का भी आप लेगेसी को देखिए, उनके पिताजी राजेश पायलट भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े मित्र के रूप में राजीव गांधी के साथ हमेशा खड़े रहे। तो एक तरह से ये जो टूट हुआ है, ये जो छोड़ने की बात हुई है, यह केवल कुछ इंडिविजुअल्स ने छोड़ दिया है ऐसा नहीं, एक बहुत बड़ा धड़ा कांग्रेस पार्टी का जो दशकों से कांग्रेस पार्टी के साथ था, वो कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से असंतुष्ट होकर कांग्रेस को छोड़ के जा रहा है। और स्वाभाविक है, जिस नाव का कोई भी खेवनहार नहीं है, जिस नाव का कोई मल्हार नहीं होगा, तो स्वाभाविक है उस नाव को तो कोई भी छोड़ेगा। मैं तो बहुत साधारण सवाल पूछ रहा हूं, आज 1.5 वर्ष होने को आए, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, आपने वो वर्किंग प्रेसिडेंट सोनिया जी को रखा हुआ है, और आपके घर के अंदर ही कलह मचा हुआ है कि G23 का भी चिट्ठी लिख रही है कि हमें एक परफॉर्मिंग एंड वर्किंग प्रेसिडेंट चाहिए, और आप उनको भी दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर भी इस प्रकार का अटैक करते हैं और इसी प्रकार का ट्वीट करते हैं कि कचरा कचरेदान में चला गया है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात, बंगाल की बात अभी कांग्रेस पार्टी ने कही। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के जश्न मनाने को रवैये को देखिए, उनके जश्न मनाने के तरीके को देखिए। 40 से 0 पे आ गए, मगर मुस्कुराहट उनके जहन में किस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई। हम 0 से बाद में 3 पे आए और 3 से 77 पे गए। आप देखिए, 0 से हम 18 सीट लोकसभा पे गए। उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी हम पे मुस्कुरा रही है। मुझे कभी कभी तो दया आती है कि ये किस प्रकार की मानसिकता है कि दूसरे को हारते हुए देखकर आप इतने खुश हो जाते हैं कि आप ये भूल जाते हैं कि आपका अस्तित्व समाप्त हो गया है। इतनी नेगेटिविटी और इतना जलन भरा हुआ है। बिल्कुल, आप दीजिएगा अपने टर्न पे। हाँ, अभी माँ की विषय में कहा गया कि माँ के साथ गद्दारी करना, माँ की पूजा छोड़ देना, मुझे याद आते हैं ये डायलॉग, जो माँ वाला डायलॉग है ना कि पार्टी माँ होती है। आपने जाना पहले किसने दिया था? नवजोत सिंह सिद्धू जी ने कहा था कि पार्टी हमारी माँ होती है।
और मां के साथ कभी भी छल नहीं करना चाहिए। और मुझे वो तस्वीर भी याद है कि पार्टी छोड़ करके, भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके नवजोत सिंह सिद्धू जब सोनिया गांधी जी को मां मानते हुए उनके चरणों पर हाथ लगा रहे थे और कह रहे थे आज से यही मेरी मां है, उस समय क्या हो गया? ये मां का डेफिनेशन कैसे बदल गया? और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि अमीश जी, एक गीत होया करता था पहले, मुझे लगता है ये गीत बहुत दिनों बाद सटीक आज नजर आ रहा है। वो गीत था कि 4 बच गए मगर पार्टी अभी बाकी है। मुझे तो लगता है 3 बच गए हैं मगर पार्टी अभी बाकी है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जी का भी मुझे भरोसा नहीं होता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो भी समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा वाकई समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे। 3, सोनिया जी, प्रियंका जी एंड राहुल जी, 3 बच गए मगर पार्टी अभी बाकी है। मुबारक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए रागिनी नायक, देखिए ये सामान्य घटना नहीं है। पहले सिंधिया साहब का जाना, फिर उसके बाद जितिन प्रसाद का पार्टी को छोड़ना, सचिन पायलट और राजस्थान में क्या चल रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। पंजाब की लड़ाई तो सड़क पर है, सड़क पर सरेआम दंगल हो रहा है, हाई कमान बुला रहा है, कैप्टन की पेशी हो रही है, सिद्धू कह रहे हैं मैं हार नहीं मानूंगा, बाजवा साहब ने सार्वजनिक रूप से जो बात को कहा, जो सांसद है आपकी पार्टी के, क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं बाजी आपके हाथ से निकल गई है? आप तो खुद दिल्ली को बिलोंग करती है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का समर्थन आप लोगों ने किया, उसके बाद आपका क्या हश्र हुआ? यूपी के अंदर 90 के दशक में आपने मुलायम सिंह यादव का समर्थन किया, आज आपका क्या हश्र है यूपी के अंदर? बिहार के अंदर आप लालू यादव के पीछे गए, आज आपका क्या हश्र है? बंगाल के अंदर आपने लेफ्ट के साथ समझौता कर गया, आप केरल हार गए उस वजह से। क्या आपको लगता नहीं है दिस इज अ बिग पॉलिटिकल ब्लंडर्स विच कांग्रेस पार्टी इज डूइंग? रागिनी जी, देखिए, आज आप देश में गठबंधन की राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं, अच्छी बात है। आपको ये अधिकार प्राप्त है कि आप किसी भी तरीके का सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन ये 2 धारी तलवार है। आप इससे केवल कांग्रेस पर निशाना नहीं साध सकते हैं। क्या गठबंधन की सरकार बिहार में नहीं चल रही है? क्या अकाली दल के साथ अभी जो किसानों के मुद्दे पर इनका जरूर विछोह हो गया है, लेकिन गठबंधन वहां नहीं था? क्या पीडीपी के साथ सरकार नहीं चल रही थी गठबंधन की? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह सकते हैं कि आज के बाद किसी भी दल के साथ गठबंधन करके सरकार नहीं बनाएंगे? तो ये एक तरफा निशाना नहीं साधना चाहिए, पहली बात। और नाव की उपमा दी संबित पात्रा जी ने, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। आप ये मत भूलिए संबित पात्रा जी, आप खुद कह रहे हैं कि 3 से 70 हुए, 70 से और आगे जाएंगे। ठीक है, आपको समय लगा। बंगाल में हो सकता है हमारी आज सीटें 0 हो गई हो, लेकिन कल हम भी उठकर खड़े होकर वहां पर हम 0 से 50 और 50 से हो सकता है हम सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएं। बहुत सारे प्रदेशों में ऐसा पहले भी हुआ है, आगे भी हुआ है। आप भी 2 सीटों से आगे बढ़कर गए। इसीलिए एक दूसरे राजनीतिक दल का हमेशा गंभीर बहस में उपहास उड़ाना ठीक नहीं है। और मैं रविंद्र, क्योंकि बंगाल की चर्चा हो रही है, तो मैं रविंद्रनाथ जी की ही गीतांजलि से कुछ पंक्ति आपको सुनाना चाहती हूँ। मुझे लगता है आपका ज्ञानवर्धन होगा। ध्वंसा विशेष के विगत चिन्ह जब मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर उसी जगह फिर नया सृजन, फिर नए भवन, फिर नए सुमन, फिर नए उपवन खिल जाते हैं। तो हार और जीत किसी भी चुनाव में अंतिम नहीं होती है, अहंकार मत करिए। और अगर आप कह रहे हैं दया आती है आपको कांग्रेस पार्टी पर, दया आनी चाहिए उन लोगों के ऊपर जिनकी लाशों से गंगा और जमुना के पाट पट के रह गए उत्तर प्रदेश में, जिनके ऊपर से रामनामी भी खींची जा रही है और जिनको अंतिम संस्कार का सम्मान भी नहीं। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पे योगी आदित्यनाथ की सिचुएशन खराब है, रागिनी जी, जहां पे योगी आदित्यनाथ की सिचुएशन खराब है अकॉर्डिंग टू कांग्रेस, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है, जहां नरेंद्र मोदी की स्थिति खराब है, जहां जेपी नड्डा, अमित शाह की स्थिति खराब है, उसी बीजेपी के अंदर आज जितिन प्रसाद शामिल हो गए और उनका ब्राह्मण मोर्चा भी शामिल हो गया। आप सोचिए। पहले ये बताइए कि मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल आपकी ठीक आ रही है आवाज। हाँ ठीक है, तो मैं ऐसे ही बोलूंगी। अब देखिए कि जितिन प्रसाद जी, इन्होंने कहा कि इनको जितिन प्रसाद जी की पृष्ठभूमि याद आ रही है, बहुत सारे कांग्रेस के कद्दावर नेताओं की पृष्ठभूमि याद आ रही है। जरूर आनी चाहिए भाई। कांग्रेस पार्टी ने जितिन प्रसाद जी को 30 वर्ष की उम्र में टिकट देकर पहली बार सांसद बनवाया। 35 वर्ष की उम्र में उनको हमने एमओएस का दर्जा दिया। उनका बायोडेटा रागिनी जी पता है, लेकिन समस्या है कि आपकी पार्टी ने उनका ध्यान नहीं रखा। आप मुझे टोक रहे हैं क्या? संबित जी को टोकेंगे? नहीं, मैं देखिए आज सवाल कांग्रेस से है, आज सवाल कांग्रेस से है। आपकी पार्टी ने उनकी बात, उन्होंने बोला मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा था, वो कह रहा मुझ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। पूछेंगे तो जनता को क्या समझ में आएगा? जनता को सब कुछ समझ में आ रहा है। जनता ये जानना चाह रही है कि कांग्रेस पार्टी क्या समझ रही है। मैडम
आप मुझे बताइए, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस मुझे पूछ नहीं रही थी। यही शिकायत सचिन पायलट की है, यही शिकायत सिद्धू की है, यही शिकायत से ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के चले गए। हेमंता बिस्वा शर्मा ने बोला कि जब मैं गया तो राहुल गांधी कुत्ते को खिला रहे थे और कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे और मुझे समय नहीं दिया। बोलिए रागिनी जी, अमीश जी, हाँ आप सुनिए, प्लीज बोलिए। आपको बहुत चिंता है कांग्रेस के नेताओं की। मेरा तो दिल भर आया ये देख के, कहीं आंसू ना निकल आए कि आप कितनी चिंता करते हैं कांग्रेस पार्टी की। अब सुनिए भाई, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके लिए आज आपके दिल में इतना दर्द और टीस उमड़ रही है, वो कांग्रेस पार्टी में लक्ष्मण कहलाते थे और शिवराज सिंह चौहान ने उनको विभीषण की संज्ञा दी। कांग्रेस पार्टी में उन्हें शेर कहते थे और एक उन्हीं का खुद का वीडियो आया जिसमें वो कह रहे हैं हाँ मैं कुत्ता हूं, हाँ मैं कुत्ता हूं। बैग लेकर चल रहे हैं पीछे, बैक बेंचर हो गए हैं। अगर ऐसी ही गत और नेताओं को बनवानी है, ठीक है जाइए, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ कि जो भी मेरे जैसे लोग कांग्रेस में, मैं 20 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैं संबित पात्रा जी का भी इस चीज के लिए स्वागत करती हूँ कि अपने दल के साथ खड़े हैं। मैं 20 साल से कांग्रेस पार्टी के भले में, बुरे में, अच्छे दिन में, खराब दिन में मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, जो कि सड़क पर उतरने से लेके अपने सर कटाने के लिए भी तैयार हैं। तो कांग्रेस की शक्ति को आप कम करके मत आकिए। एक व्यक्ति आज गया है तो 10 जितिन प्रसाद कांग्रेस के भीतर से खड़े होंगे, 10 जितिन प्रसाद खड़े हो जाएंगे भीतर से। कांग्रेस की शक्ति उसका कार्यकर्ता है संबित पात्रा। जितिन प्रसाद एक गया है, 10 खड़े होंगे। क्विक रिप्लाई देन आचार्य प्रमोद कृष्ण वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके संबित पात्रा कम इन नाउ। बताइए आज इसका जवाब किसके पास है? ठीक है संबित पात्रा, संबित पात्रा कम इन। संजय झा ने ट्वीट किया, जितिन प्रसाद का जाना बीजेपी का फायदा और कांग्रेस का नुकसान है। ये संजय झा ने ट्वीट किया। प्रियंका चतुर्वेदी जो कांग्रेस से शिवसेना में गई, उन्होंने बोला जितिन प्रसाद को मेरी भारी शुभकामनाएं, उन्होंने नया सफर शुरू किया है, चमकते रहो। मिलिंद जोड़ा ने बोला अभी भी हमारे पास स्ट्रेंथ है, अगर हम उस पर खेलें तो काम कर सकते हैं। ये कांग्रेस के नेताओं की बात है, इसमें किसी बीजेपी के नेता को मैं कोट नहीं कर रहा संबित पात्रा, लेकिन 10 जितिन प्रसाद खड़े हो सकते हैं। कांग्रेस की शक्ति इतनी है। राहुल जी, सोनिया जी और प्रियंका जी में। देखिए मैं एक एक करके जवाब देता। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा, बहुत शायरानी अंदाजी में कहा और अच्छा भी कहा, कि नाव जर्जर हो सकता है मगर नाव अपने मुकाम तक जरूर पहुंच सकता है। बिल्कुल पहुंच सकता है। जर्जर नाव में भी बहुत कुछ किया जा सकता है, अगर बशर्ते उसमें एक खेवैया है, उसमें एक मल्हार बैठा हो, उसमें एक ऐसा सवाल का जवाब मैंने नहीं दिया, वो बीच में नहीं बोलने दीजिए। हाँ प्लीज बोलिए। नाव बिल्कुल किनारे पहुंच सकता है, किनारे लग सकता है, और नाव चाहे कितना भी जर्जर क्यों ना हो, नाव की जीत होगी, क्योंकि नाव तो निर्जीव होता है, किंतु नाव को खेने वाला, नाव को चलाने वाला मल्हार जो होता है वो सजीव होता है। उसकी नीयत, उसके नेतृत्व पे नाव का भविष्य निर्धारित होता है। हो सकता है कांग्रेस का नाव जर्जर हो गया हो, उसमें छेद हो गई हो, उस नाव में पानी घुस गया हो, मगर आज विपत्ति कांग्रेस को नाव को लेकर नहीं है, नेतृत्व को लेकर है, मल्हार को लेकर है। मल्हार नहीं, वेयर इज द मल्हार, वेयर इज द खेवैया? एक मिनट रुकिए अमीश जी, रुकिए। कहाँ है? मैं जवाब दे दूं? 1.5 वर्ष अमीश जी जवाब दे दूं? आचार्य जी आएंगे। मैं जवाब दे दूं प्लीज, इसका तो जवाब देने दीजिए। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल। अमीश जी इस आवाज आ रही है? देखिए मेरा निवेदन है, बड़ी पॉलिटिकल डिबेट है, मुझे लगता है एक एक करके बोले। आचार्य जी और सुनील यादव वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। संबित पात्रा आप अपनी को कंप्लीट करिए, देन आचार्य जी। प्रकार का द्वंद्व हो आराम से। देखिए, इसलिए वहां पर किसी प्रकार का कोई मल्हार, कोई खेवनहार नहीं है। और मैंने एक वाजिब प्रश्न पूछा, कैसे लगेगा नाव किनारे अगर आपका कोई अध्यक्ष ही नहीं है? क्या वर्किंग प्रेसिडेंट सब कुछ कर सकती है? आप बताइए। दूसरा इन्होंने कहा, और रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के, जिनको मैं बहुत मानता हूं, और उनके ठाकुर टैगोर बराबर है। आप अगर बंगाल की नीति को जानते हैं तो उनको ठाकुर कहा जाता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के एक बहुत बड़े वक्तव्य से कि ध्वंसावशेष से ही नए अंकुर प्रस्फुटित होंगे, तो आप देखेंगे, मैं तो इनको बिल्कुल स्वागत करता हूं कि पूरा ध्वंस हो जाइए, फिर हम इंतजार करेंगे कब ये प्रस्फुटित होंगे। हम भी अंकुर के इंतजार करेंगे, आप ध्वंस तो हो जाइए, वही तो ध्वंस के प्रोसेस में ही है। और अंत में यूपी के हालात को लेकर इन्होंने बहुत सारी टिप्पणी की कि यूपी के हालात खराब है। अमीश भाई आप सोचिए, यूपी के हालात खराब है, फिर भी इनके पास नेता नहीं। यूपी में हालत, यूपी में हालत, बोलने देंगे और दूसरे को नहीं। अमीश जी ये डिबेट का तरीका नहीं होता अमीश जी, कि एंकर किसको टोके किसको नहीं टोके। आप अपनी बात को रखिए। मैं तो अनुरोध कर रही हूँ, केवल अनुरोध कर रही हूँ। मैं एक बात बताऊं अमीश जी, यही कांग्रेस पार्टी की गड़बड़ी है।
वो अपने ही नेताओं को कहते हैं ये कचरा था, कचरे के डिब्बे में चला गया, तो हम हमारी क्या संबित बिसात जी, है आप सबसे बड़ी बताइए। गलती ये ये क्या है, हमारी क्या सबसे बड़ी बिसात है। गलती ये है मैंने कि इनको आप अपनी 5 गिरेबान मिनट में कभी निर्विरोध झांक कर सुना नहीं देखते। और मैंने कभी और इनके बीच आप में नहीं हमेशा बोला। दूसरों के ऊपर इल्जाम मैं चुप हो लगाते जाता हूँ अमीश पर भाई, एक आप बोले तो उंगली जो डिबेट आप भी छोड़ दूसरे की दूंगा, तरफ कोई बात उठाते नहीं। हैं तो तीन हम उंगली गाली आपकी गलौज तरफ की उठ डिबेट से जाती हमें बचना है, अरे हमें उत्तर गाली प्रदेश गलौज के नहीं करना है। 1621 बिल्कुल शिक्षकों मैं के अमीश बारे में भाई मैं सोच शांत बैठ लीजिए, जाता हूँ। जो अच्छा ठीक है गाली ठीक है, गलौज सब की डिबेट नहीं ओके करना ओके, चाहता। रागनी रागनी मैं रागनी इस मेरा तरह की निवेदन है। चिल्लाने और आचार्य गाली जी भी की काफी देर से डिबेट इंतजार नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड, संबित मैं आपके पास वापस आता हूँ। संबित मैं आपके पास वापस आऊंगा। एक मिनट, रागनी होल्ड ऑन, रागनी आपको मैंने सबसे ज्यादा मौका दिया है बोलने का। एक सेकंड, आचार्य प्रमोद कृष्णम देखिए पिछले 23 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, सीनियर लीडर है, प्रियंका गांधी के एडवाइजर भी है। आचार्य जी आपने एक बड़ा बयान दिया, अगर प्रियंका गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान होती तो जितिन प्रसाद पार्टी छोड़ के नहीं जाते। ऐसा क्यों कहा आपने? क्या सोनिया गांधी सक्षम नहीं है, राहुल गांधी सक्षम नहीं है? आचार्य जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? मेरी आवाज आपको आई? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए आप। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जितिन प्रसाद हमारे एक बहुत ही होनहार, बहुत ही एक अच्छे साथी भी थे और उनके परिवार से मेरा निजी रूप से बड़ा प्रगाढ़ रिश्ता रहा। उनके पिताजी आपके ऑडियो में दिक्कत है आचार्य जी, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करूंगा। आपके ऑडियो में दिक्कत है। संबित पात्रा आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, मैं आपको दोबारा कनेक्ट कर रहा हूं आचार्य जी। संबित पात्रा 30 सेकंड कंप्लीट योरसेल्फ। यू वर सेइंग समथिंग, देन आई कम टू आचार्य जी। रागनी जी मैं आपके पास आऊंगा, शांति रखिए, आऊंगा मैं आपके पास। बोलिए संबित पात्रा। देखिए अमीश भाई, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की हालत ठीक नहीं है, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से लाशें बह रही थी। मैं पूछ रहा हूं कि अगर हालत ठीक नहीं है, आप एक अपोजिशन पार्टी हैं, आप अपोज करिए ना, आप एकजुट हो जाइए, अपने पूरे ताकत के साथ अपोज करिए। यही तो लोकतंत्र में होता है। या ये नरेंद्र मोदी ये काम करेंगे? नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा जी जाके इनके साथ मीटिंग करके अच्छा आपको इस प्रकार से अपोज करना है, ये 5 लोग जो हैं ये आप लीडरशिप, कमाल की बात है। ये खुद ही बोल रहे हैं लक्ष्मण भी चला गया, शेर भी चला गया, अब इनके हाथ में है क्या बताइए? ना लक्ष्मण है, ना शेर है, ना राम, तो ऐसे ही राम जी को ये लाइक करते नहीं है, तो कुछ तो है नहीं, तो है क्या? आचार्य प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम, संबित मैं आपके पास वापस आऊंगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम, क्या आपको लगता नहीं है, आपने जो बात बोला, अगर प्रियंका गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान होती तो ऐसी स्थिति नहीं होती? क्या यह सवाल सोनिया गांधी पर और राहुल गांधी पर नहीं है? जवाब आचार्य जी, और माफी चाहता हूं आपके पास 24 मिनट बाद आ रहा हूं। देखिए वो 2019 का जब लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी और नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, तो उस समय राहुल जी ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था और कांग्रेस पार्टी का यह दायित्व बनता था कि कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष दे दिया जाए। लेकिन ये गलती कांग्रेस पार्टी से हुई। कांग्रेस नेतृत्व ने जब इस्तीफा दे दिया और राहुल गांधी जी ने ये कह दिया था कि मैं अब अध्यक्ष नहीं बनूंगा, तो कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी का ये दायित्व बनता था, फर्ज बनता था कि नया अध्यक्ष चुन लिया जाता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये नहीं कर पाई और हुआ ये कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 2 वर्ष बीत गए हैं, अभी कांग्रेस को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं मिला है, जिसकी वजह से पार्टी के अंदर कुछ समस्याएं हैं। जो समस्याएं थीं वो निपटी नहीं और जो नई समस्याएं थीं वो दोबारा से जन्म ले रही हैं और तरह तरह की चीजें। तो मैंने इसलिए कहा था कि राहुल गांधी जी के इस्तीफे के बाद इस देश के अंदर कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी जी के हाथ में दे दी जाए। तो कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में होती तो बहुत सी चीजें, तो यूपी की कमान तो प्रियंका गांधी जी के हाथ में ही है जाकर के ऐसा लगता है। आचार्यवर, यूपी की कमान तो प्रियंका जी के हाथ में ही है। नहीं, उत्तर वहां पे इनकलाब अखबार ने लिखा कि अब कांग्रेस मुशायरे करेगी। इनकलाब अखबार की खबर है, जो उर्दू का बड़ा अखबार है प्रमाणिक, उसने बोला अब कांग्रेस मुशायरे का काम करेगी। उन्होंने मिनॉरिटी सेल का हेड किसी मुशायरे वाले को बना दिया। ये इनकलाब अखबार ने लिखा बहुत देर के बाद। नहीं, ये सवाल है आपसे, बहुत देर बाद आप आए हैं, सीएम बनाने की बात करते हैं। आप बोले कांग्रेस का शासन आएगा तो ब्राह्मण सीएम भी हो सकता है, आप ब्राह्मण कार्ड कर रहे थे, लेकिन एक बड़ा ब्राह्मण जिसने ब्राह्मण मंच बनाया वो आपकी पार्टी छोड़ के चला गया। आचार्य जी बताइए ना। आपके 3 सवाल हो गए, मैं जवाब दे दूं तो मुझे आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पहला, जितिन प्रसाद गए हैं, मुझे बहुत तकलीफ है, मेरा उनसे व्यक्तिगत बहुत अच्छा रिश्ता था, उनके पिताजी से, उनके परिवार से, और जितिन प्रसाद एक होनहार नेता थे और कांग्रेस पार्टी से उनके परिवार का 3 पीढ़ियों का रिश्ता था। जब घर से कोई व्यक्ति जाता तो उसकी तकलीफ होती है, मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है। लेकिन सवाल अब ये नहीं है कि मुझे तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही है। अब सवाल बड़ा ये है कि जितिन प्रसाद जी कल तक ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है ये ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों के बच्चों
बच्चों को घर से उठा उठा के फेक एनकाउंटर किया जा रहा है। खुशी दुबे जिसकी शादी तीन दिन पहले हुई थी, उसके पति का एनकाउंटर हो गया और वो आज तक जेल में है, उसकी हालत बहुत खराब है। सवाल इस बात का है कि जो जितिन प्रसाद जी जब ये कांग्रेस में थे तो ये कहते थे उत्तर प्रदेश की सरकार ब्राह्मण विरोधी है, और उन्होंने ब्राह्मण चेतना परिषद का गठन भी किया था। वो जितिन प्रसाद जी आज ब्राह्मणों में जाकर के क्या कहेंगे, एक तो मेरा ये सवाल है। ये तो जितिन प्रसाद जी को इसका जवाब देना सवाल पड़ेगा। तो आप पे खड़ा होता है कि आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि जितिन प्रसाद भी आपको छोड़ के जा रहे हैं, बताइए ना। प्रदेश अध्यक्ष कहां है कांग्रेस का, जो उत्तर प्रदेश का है, इतने बड़े नेता छोड़ के चले गए। आचार्य जी, ये सवाल आप और आप प्रियंका गांधी के एडवाइजर भी हैं, जवाब दीजिए इस बात का। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति का पार्टी छोड़ के जाना और पार्टी में सम्मिलित होना ये उसका निजी अधिकार है, लेकिन जो पार्टी होती है वो परिवार भी होती है, और वो एक कुनबा भी होती है, और वो एक माँ भी होती है। तो जब पार्टी संकट में हो, परिवार संकट में हो, तो परिवार के सदस्य का ये दायित्व बनता है कि उस संकट से लड़े, ये नहीं कि उससे पलायन कर जाए। मैं जितिन प्रसाद जी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपनी नई पारी खेलें, लेकिन हम ब्राह्मण एकता दिखाएंगे। आप जो खेल, कांग्रेस जो खेल खेल रही थी, उस खेल का ही पटाक्षेप हो गया इसके बाद। तो अमित जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अमित जी, आप भी जा सकते हैं किसी पार्टी में, सवाल तो आपसे पूछा जा रहा है। अब आप किसमें जाएंगे? अब अमीश देवगन आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा। जी, मैं दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को, आरएसएस को और योगी आदित्यनाथ जी को भी ये आभास हो चुका था कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जो है वो योगी जी से बहुत नाराज है। इसलिए ब्राह्मणों का जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, 13-14% जो वोट बैंक है, वो कहीं जा सकता है, और वो वोट बैंक कांग्रेस की तरफ आने के लिए उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसलिए ब्राह्मणों की नाराजगी का डैमेज कंट्रोल करने के लिए जितिन प्रसाद जी को जाल में फंसाया गया है, और मुझे नहीं लगता जितिन प्रसाद जी वहां जाकर के कोई बहुत बड़ा उनका भला कर देंगे बीजेपी वालों का, क्योंकि ये सवाल तो खड़ा रहेगा कि ब्राह्मणों पर अत्याचार बीजेपी की सरकार कर रही है। ये जितिन प्रसाद जी के बयान है, तो क्या आज वो कहेंगे कि मैंने कल गलत कहा था? अखिलेश यादव पे भी कर लिया है। आप अखिलेश यादव को आप तो कह रहे हैं कि इन्होंने लाल टोपी अपनी जेब में रख रखी है। देखिए, अखिलेश यादव जी के तरफ मैंने तोप का मुंह बिल्कुल नहीं किया। पहली बात तो मैं तोप हूं नहीं, मेरे पास तोप है नहीं, तोप तो संबित पात्रा जी के पास है। मैंने तो ये बात कही कि जनता जो है एक जिम्मेदार राजनीतिक, और जनता एक राजनेता के रूप में एक बड़े नेता को देखती है, तो उनको अपने बयानों पर या तो कंट्रोल रखना चाहिए। भाई, अखिलेश यादव जी ने जब ये कहा कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, तो इस पर अडिग रहते। अभी उन्होंने कह दिया कि साहब मैं वैक्सीन लगवा लूंगा। तो ये जो ट्विस्ट है, मैं इसके खिलाफ नहीं। आचार्य जी, मैंने राजनेताओं को, सारे ट्वीट्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता अपनी बात की क्रेडिबिलिटी, प्रतिबद्धता, वचनबद्धता उस पर कायम रहना चाहिए। जेब में इसलिए लाल मैंने टोपी कहा, पहनने से कोई नेता नहीं बनता। और आपने एक वेबसाइट को जो इंटरव्यू दिया, उसने आपने बोला ये अखिलेश यादव, ये तेजस्वी यादव, ये हैंकी पैंकी नेता है। मैंने उस इंटरव्यू को सुना, ये बोला कि नहीं बोला आपने, ये हैंकी पैंकी नेता है? देखिए, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव जी ने बड़ी मेहनत से खड़ी की थी, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। देखिए, सत्य से दूर नहीं होना चाहिए। उन्होंने तमाम देश के अंदर ये पार्टी को फैलाया, लेकिन जिस समय अखिलेश यादव जी के हाथ में उसकी कमान आई तो पार्टी सिकुड़ती चली गई। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। भाई, शिवपाल जी अलग हो गए, उनकी छोटी जो मुलायम सिंह जी के छोटे बेटे की पत्नी है अपर्णा यादव अलग हो गई। और मजेदार बात क्या है, अखिलेश यादव जी ने जिस दिन बयान दिया कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, अपर्णा जी ने वैक्सीन लगवाई, शिवपाल जी ने वैक्सीन लगवाई, और फिर नेताजी ने वैक्सीन लगवाई। तो मैंने ये सुनील यादव, अखिलेश यादव जी अपना जो इकबाल है वो खोते जा रहे हैं। उनकी बात को उनके परिवार वाले ही नहीं मान रहे हैं। डायरेक्ट अटैक अखिलेश यादव पर है, और मैं उस बात पर बीजेपी एक बड़ा ब्राह्मण चेहरे को लेकर आई है। सुनील यादव, माफी चाहता हूं, आपके पास 30 मिनट बाद आ रहा हूं, बोलिए। जी अमित जी, कोई बात नहीं, आप आए उसके लिए धन्यवाद। देखिए अमित जी, जिस मुद्दे पर आप डिबेट लेकर के आए हैं, ये उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो अब चल रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा।
क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की योगी जी की सरकार 4 साल से अधिक की हो गई है। उत्तर प्रदेश में एक भी जो इनका संकल्प पत्र था, कुछ भी बताने के लिए इनके पास नहीं है। वैसे तो ये कहते हैं कि 4-4 एक्सप्रेसवे कहां से चढ़ेंगे, कहां उतरेंगे, आज तक नहीं बता पाए। लैपटॉप दे नहीं पाए, रोजगार दे नहीं पाए, पिछड़े दलितों का हक छीन लिया। अब मैं आ रहा हूं कि ये जरूरत क्यों पड़ी। ये आचार्य प्रमोद कृष्ण तो कह रहे हैं कि ये लाल टोपी जेब में लग के घूमते हैं अखिलेश यादव। मैं आचार्य जी का भी जवाब दूंगा, लेकिन आप पहले यह समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो ये सियासी अपहरण हुआ है, जो सियासी अपहरण भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो क्यों किया। ये जितेंद्र जी का सियासी अपहरण है, ये ज्वाइनिंग नहीं है, और इसको मैं भी सिद्ध कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए और 95 से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ कि जो सरकार में है वो पंचायत चुनाव हारे हैं। अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी इतने बहुमत में पंचायत चुनाव जीती एक। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये जितेंद्र प्रसाद जी की ज्वाइनिंग उत्तर प्रदेश की सियासी अपहरण है इनका। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं अमित जी, यही जितेंद्र कुमार जी पिछले 4 साल से ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश एक जात विशेष के लोगों की सरकार है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, ब्राह्मणों की हत्या हो रही, उनकी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी हो रही, और उन्होंने एक ब्राह्मण चेतना परिषद बनाया। उसके माध्यम से उन परिवारों से मिल रहे थे, उनकी समिति के लोग जा रहे थे और भरोसा दिला रहे थे परिषद बन गया था जो इस सरकार के खिलाफ हम आपको न्याय दिलाएंगे, अन्याय हो रहा है। एक अच्छा, क्या हुआ? अब न्याय मिल जाएगा? कैसे न्याय दिला देंगे? और देखिए अमित जी, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अभी बंगाल में क्या हुआ? लेकिन कांग्रेस कह रही है कि योगी का मुकाबला अखिलेश यादव या सपा कैसे कर सकती है? वहां क्या हुआ? कांग्रेस कह रही है कि योगी का मुकाबला आप लोग कैसे कर सकते हैं? योगी क्या है? अरे देखिए हम कांग्रेस की बात अमित जी इसलिए अभी आचार्य जी को मैं सुन रहा था, इन्होंने कहा लाल टोपी रखने से, माननीय अखिलेश जी यही लाल टोपी रख करके 2012 में पूर्ण बहुमत में आए थे। और कड़वी बात कहने जा रहा हूं आचार्य जी, बुरा मत मानिएगा, ये अगर उत्तर प्रदेश में लाल टोपी नहीं होती तो आपके राष्ट्रीय नेता 20 साल में एक बार भी सदन का मुंह नहीं देख पाते उत्तर प्रदेश से कम। हालांकि ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन सच आप भी जानते हैं। अब मैं जी आवाज आ रही है अमित जी? आ रही सुनील यादव। हाँ, तो ये जो आचार्य जी कह रहे हैं, तो आचार्य जी को अपना मंथन करना चाहिए, आपके नेता क्यों जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का तो कोई नहीं जा रहा है। और जहां तक आपने सवाल किया कि कौन अखिलेश जी के साथ है, कौन अखिलेश जी के साथ नहीं है, नेताजी ने पार्टी बनाई, नेताजी साथ में हैं, समाजवादी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता साथ में हैं। कौन है कौन नहीं है? अरे सियासी अपहरण जरूरी थोड़े केवल जितेंद्र प्रसाद का हो। आचार्य प्रमोद कृष्ण, जवाब आपने लिखा, नेताजी की बात मानो, मान जाओ, चाचा का सम्मान करो, वरना बीच हो, सी के लायक भी नहीं बचोगे प्रभु। जवाब आचार्य प्रमोद कृष्ण, 40 सेकंड आचार्य जी। हाँ देखिए सुनील साजन जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं और मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुत ही प्यार भी करता हूं, उनका सम्मान भी करता हूं। प्रश्न किसी के पसंद की और नापसंद की नहीं है। जहां तक आपने कहा 2012 में आपने सीधा नहीं कहा, इशारे में कहा कि अमेठी और रायबरेली में समाजवादी पार्टी कैंडिडेट उन्होंने बोला 20 सालों में सदन में आपके सर्वोच्च नेता नहीं पहुंच पाते अगर सपा का साथ नहीं होता। हाँ, और ये बात सच है। आपने बोला, समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट मुझे नहीं खड़ा पूरी कर बात सकती करने दो। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आगे। अमीश मैं सम्मित पात्रा जी से लड़ूं, सुनील साजन जी की बात का जवाब दूं या आपसे लड़ूं? भाई मुझे जवाब तो देने दो। मैं ये कहना चाहता हूं कि नेताजी को भी कई बार कांग्रेस ने ही समर्थन देकर के चीफ मिनिस्टर बनाया। अगर नेताजी को कांग्रेस पहली बार समर्थन देके, जिस समय समर्थन वापस ले लिया गया था मायावती जी का और तमाम, तो नेताजी मुख्यमंत्री नहीं बनते। नेताजी के कद काठी को बढ़ाने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा रोल है और 89 के अंदर यह काम राजीव जी ने किया था, नंबर 1। तो अगर राजीव जी ने नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया तो उनके पुत्र को और उनकी पत्नी के सामने कैंडिडेट आपने नहीं दिया, तो आपकी पार्टी का कोई बड़ा एहसान नहीं है, वो एक दूसरे का लेन देन चलता है। लेकिन दूसरा सवाल मैंने जो कहा
सुनील साजन जी, मैंने ये बात कही है कि अखिलेश यादव जी को भी मैं स्नेह करता हूं, मैं कोई उनका शत्रु थोड़ा ही हूं, लेकिन मैंने ये कहा कि अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, उनके परिवार के सब लोगों ने एकदम वैक्सीन लगवाई, तो भाई उनको अपने परिवार को भी एक रखना चाहिए। और शिवपाल यादव जी जो हैं वो कोई मेरे चाचा नहीं है, वो आपके चाचा हैं, वो अखिलेश जी के चाचा हैं। अगर मैं ये बात कहूं कि शिवपाल जी से वो मिल बैठ के अपना फैसला कर लें, तो मैं आपके परिवार का दुश्मन नहीं हूं, शुभचिंतक हूं। लेकिन इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि नेताजी ने पार्टी को बढ़ाया था, अखिलेश जी ने पार्टी को सिकोड़ा है। दिल बड़ा करना होता है बड़ी पार्टी के लिए महाराज। इसलिए अगर कोई आलोचना आपकी करता है, आप भी सुनिएगा, और सुनील जी मेरी करता मैं भी सुनूंगा। जी जी, देखिए अमीश जी, आचार्य जी जो बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, तो समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनाए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सच है कि हमारी आपकी कहीं पर विचारधारा मिलती है तो हम आपकी एक दूसरे की मदद करते हैं। हाँ, लेकिन आचार्य जी, अगर आपको बहुत बुरा लगेगा अगर मैं ये कह दूं कि वो कांग्रेस जो पूरे देश में एक तरफा जीती थी, उसको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने खत्म कर दिया है। अब ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश उस कांग्रेस की हो गई कि राहुल जी खुद चुनाव हार गए हैं, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। तो यह आपको भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। हम भी आपका सम्मान करते हैं, हम भी जानते हैं कि आप बहुत विद्वान हैं, लेकिन परिस्थितियां होती हैं। यही भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों पर थी उत्तर प्रदेश में, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी का कद घट गया था, या आरएसएस खत्म हो गई थी, या भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे? लोकतंत्र में कौन हारेगा कौन जीतेगा यह सम्मानित जनता तय करती है। लेकिन अगर आप हार गए तो आप पार्टी खत्म कर दिए। अरे यही 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में तो पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी ने बनाई थी। ठीक है, जनता ने हरा दिया। यही माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व हम पंचायत चुनाव जीते। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व 2022 जीतेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है। ठीक है, बीजेपी बौखलाई है। ठीक है, आचार्य जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन अब मुझे संबित और रागनी की बात मैं सवाल कर लूं, मैं सवाल कर लूं। जी जी, मैं एक सवाल कर लूं, कम से कम मेरे सवाल का जवाब ले लीजिए आप। मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने 2014 में सुना था, जब जितिन जी धौरारा से चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी मंच लगा के कहती थी कि ये देशद्रोही हैं, क्योंकि हवाला कोई कारोबारी था, उससे इनके संबंध बताए जाते थे। तो जो जितिन जी देशद्रोही थे वो कब राष्ट्रभक्ति हो गए? और 2016 से लेकर 20 तक ठीक है, जवाब संबित पात्रा इसका जवाब देंगे। संबित पात्रा, रिप्लाई टू सुनील यादव। नहा करके संबित जी बोलिए। आप देशभक्त हो गए। संबित पात्रा, रिप्लाई टू सुनील यादव। सुनील जी, मैंने आपकी बात को सुना। संबित पात्रा, रिप्लाई। अमीश जी, एक रिक्वेस्ट है, 3:1 डिबेट है, थोड़ा उचित समय दीजिएगा, क्योंकि मैं अकेला प्रवक्ता हूं जो बीजेपी के पक्ष में बोल रहा हूं, बाकी 3 हमारे विरोध में। मैं एक एक करके जवाब देता हूं। पहले तो देखिए, जहां तक अभी सुनील जी और आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के बीच में ये जो नोकझोंक हुआ है, उससे एक बात स्पष्ट होता है। अब नोकझोंक का कुल था कि अब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है, मेरे पास लेने को कुछ नहीं है। याद है ना, जो मायावती जी ने भी कहा था कि तुमसे मुझे फायदा कुछ हुआ नहीं, मैं तुम्हारी बुआ नहीं। उसके बाद अब ये जो लेन देन की बात कर रहे हैं, अब कुछ लेने देने का बचा नहीं है, क्योंकि साइकिल में पिछली बार सवाल यह कि जितिन प्रसाद अब देशप्रेमी हो गए। मैं इसका जवाब दूंगा। मैंने कहा ना, 3:1 डिबेट है, तो स्वाभाविक एक एक का जवाब देना पड़ेगा। केवल एक ही उत्तर प्रश्न का उत्तर दूं उचित नहीं है ना। तो ये जो लेन देन है, ये 2 अच्छे लड़के साइकिल पे बैठे थे, उस साइकिल से क्या हुआ, उसका क्या नतीजा निकला, ये पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया है। इसलिए ये दोनों अब लड़े नहीं लड़े, इसका कुछ नहीं होने वाला। यही कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए क्या कहती थी, और यही समाजवादी पार्टी बसपा के लिए क्या कहती थी? चढ़गुंडन की छाती में मोहर लगाओ हाथी में, ये बीएसपी कहती थी समाजवादी पार्टी के लिए। आप याद करिए, यही लोग सब इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे थे। इसलिए ये सवाल पूछना बंद कर दीजिए, कौन किसके लिए क्या कह रहा था। अब मैं विषय पर आता हूं। देखिए, यहां पर लक्ष्मण जी की बात हुई, तो मैं एक लक्ष्मण रेखा की बात करता हूं। आज कांग्रेस में पतन का मुख्य कारण वो लक्ष्मण रेखा है जो राहुल गांधी जी के परिवार ने खींचा हुआ है, और वो लक्ष्मण रेखा है राहुल जी के टैलेंट की लक्ष्मण का रेखा, कि ये है राहुल जी के टैलेंट का लक्ष्मण का रेखा। और कोई भी नेता, मैं कुछ फोटो लेकर बैठा हूं,
ये चेंज का फोटो आज चल रहा है। सम्मित जी, आप केवल इस बात का जवाब दे दीजिए। देखिए अमीश भाई, सुनिए कब से हो रागिनी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको प्रॉमिस करूंगा। अमीश जी, इतने सारे सवाल खड़े हो गए कांग्रेस पर, जिसमें मैं पहले से मैं आराम से बोलिए समित, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। देखिए ये नेता हैं जो किसी समय कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया था, दिस इज द फेस ऑफ द कांग्रेस, दिस इज द चेंज द कंट्री नीड्स। इनमें से आज अधिकांश दिव्या स्पंदना है, उसके पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जितिन जी देख रहे हैं, सचिन पायलट भी डामाडोल हो रहे हैं, मुरली मिलिंद देवरा भी आप देख सकते हैं। तो ये चेंज जो कांग्रेस पार्टी खुद कह रही थी, ये क्यों नहीं है? ये जो लक्ष्मण रेखा राहुल जी ने खींच रखा है कि उनसे अधिक कोई भी अगर टैलेंटेड होगा तो वो लक्ष्मण रेखा के ऊपर नहीं जाएगा, वो अंदर ही रहेगा, और ऐसे में कांग्रेस में कोई नहीं रह जाएगा। मैं अभी 3 लोग यहाँ बैठे हैं, चलिए 2 ही सही, आप दोनों से पूछ लीजिए, कांग्रेस की प्रवक्ता और अनौपचारिक प्रवक्ता मुझे बोलने दीजिए। राहुल गांधी जी के 3 उपलब्धियों को गिना के दिखाए, 3 उपलब्धियों। और आचार्य जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने कहा कि पार्टी परिवार, मैं आपको बता दूं बीजेपी और कांग्रेस में बेसिक डिफरेंस क्या है। बीजेपी में पार्टी ही परिवार है और कांग्रेस में परिवार ही पार्टी है, यही फर्क है। आपके लिए केवल और केवल परिवार पार्टी है, हमारे लिए ये पार्टी डिफरेंस है। ठीक है रागिनी नायक, आपके लिए परिवार ही एक पार्टी है, समस्या ये है लीडरशिप की समस्या, टैलेंट की कदर नहीं है। रागिनी नायक की कदर नहीं होगी वहां पर, बाकी किसी की कदर होगी, पॉइंट ये है। आचार्य की कदर रागिनी नायक की इतनी कदर की, विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया, आज पार्टी की आवाज और चेहरा बनाकर आपके सामने बिठाया है, ये रागिनी नायक की कद्र ही है। बहरहाल ये विषय रागिनी नायक नहीं है, तो मैं विषयांतर नहीं करना चाहती। संबित जी सुनिए, हवा को बहुत सरकशी का नशा है, हवा को बहुत सरकशी का नशा है, मगर ये ना भूले दिया भी दिया है। राहुल गांधी आपकी विफलताओं के अंधेरे को दूर करने वाला दिया है। किस तरह मैं बताती हूँ। भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आए थे ये ऑर्डिनेंस के जरिए, किसानों की जमीन को अधिग्रहण और किसानों के ऊपर बोलना चाहता हूं। देखिए मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोली, ठीक है सब बिल्कुल नहीं बोली, ये गलत तरीका है। मैं अपनी बात को कंप्लीट करिए, तो मुझे एक आप इंडिविजुअल फ्रेम में ले लीजिए ना, प्लीज ले लीजिए, मुझे भी इंडिविजुअल फ्रेम में ले लीजिए। तो राहुल गांधी जी ऐसा दिया है कि मुझे बोलना है, राहुल गांधी जी ने इस पूर्ण बहुमत की सरकार के घुटने टिका दिए थे, सांसद ही थे केवल वो, तब हमारी सरकार नहीं थी। ये जनता की जो ताकत है ना, ये सारी एकजुट होकर राहुल जी के पीछे खड़ी हो गई और इनके गलत फैसले पर इनको घुटना टेकना पड़ा। किसानों की भूमि का अधिग्रहण का जो कानून है, ये उसे पारित नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मैंने आपको गिना दी, आपने उपलब्धि की बात की थी। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ये वॉशिंग मशीन लेकर क्यों बैठ जाती है? पहले जो विपक्ष के नेता भ्रष्टाचारी होते हैं, देशद्रोही होते हैं, जन विरोधी होते हैं, चुनाव से पहले उस वॉशिंग मशीन से निकल कर आते हैं और सारे दाग अच्छे हो जाते हैं। मुकुल रॉय को हमने देख लिया, हेमंत बिस्वा शर्मा को देख लिया, और तो सुनिए, नहीं आप सुन लीजिए जी, तो ठीक है। तो ये दाग अच्छे हैं वाली पॉलिटिक्स भी हर कोई देख रहा है। रागिनी जी, अभी आपकी चिंता क्या है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई है या आपके नेता छोड़ रहे हैं? आप टोक रहे हैं, आप ये संबित भी टोकेंगे, आप भी टोकेंगे। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं टोक नहीं, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपके लिए बड़ी चिंता क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या परिवारवादी नहीं है? जितिन प्रसाद अब परिवारवादी नहीं है, अब तो बिना परिवार के हो गए, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए और कांग्रेस पे लगातार परिवारवाद का विरोध का आरोप लगाते रहेंगे। अनुराग ठाकुर भी इन्हीं की पार्टी में, धर्मेंद्र प्रधान भी इन्हीं की पार्टी में, पीयूष गोयल भी, सारे परिवारवादी नेता इनकी पार्टी में। ठीक है, संबित पात्रा लास्ट 10 सेकंड, संबित पात्रा लास्ट 10 सेकंड, संबित पात्रा जवाब। संबित पात्रा, परिवार अब आपको परिवारवाद खलता नहीं है, जवाब इस बात का। संबित 10 सेकंड। देखिए परिवारवादी और परिवारवाद में क्या फर्क होता है मैं बता दूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो हमारा शीर्ष नेतृत्व होता है वो किसी परिवार से नहीं, विचारधारा से ही आता है। कांग्रेस पार्टी में पालने में भविष्य का अध्यक्ष और भविष्य का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पालने में जन्म होता है। आप पालने में जब जन्म होता है तभी जाके गाना शुरू कर देते हो, हे प्रभु आप ही हमारे आने वाले अध्यक्ष हैं। यही कांग्रेस और बीजेपी में डिफरेंस है। खैर आज विषय यह नहीं है, आज विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास है कुछ नहीं, वो चिंता वॉशिंग मशीन की कर रहे हैं। जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण 10 सेकंड, आचार्य प्रमोद कृष्ण 10 सेकंड। राशिद अलवी कह रहे हैं कि कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए। कोई कौम, कोई इंसान जब कमजोर होता है तो लोग उसे छोड़ के चले जाते हैं। आप मान रहे हैं कांग्रेस कमजोर हो रही है जैसा राशिद अलवी कह रहे हैं?
10 सेकंड आचार्य जी। देखिए, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। सुनील साजन जी ने ये बात कही कि 2012 का चुनाव अखिलेश जी के नेतृत्व में हुआ तो हम जीते। अरे भाई सुनील साजन जी, 2012 का चुनाव माननीय नेताजी और 4 चाचाओं के नेतृत्व में हुआ था, अमर सिंह जी, रामगोपाल जी, शिवपाल जी और आजम खान साहब। और आज चारों चाचाओं से बड़ा वैमनस्य है और नेताजी का जो सानिध्य है वो नहीं है। और आपको मैं आज बता दूं, 2022 में आप अखिलेश यादव जी के मुझे आचार्य जी माफी चाहता हूं, मुझे रोकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, आप देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। लेकिन अब वक्त है निष्कर्ष का, और निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में समस्या है लेकिन समाधान नहीं है। आखिरकार कांग्रेस पार्टी रियलाइज कर रही है कि समस्या है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है कि करें क्या उससे बाहर निकलने के लिए, इस भंवर से बाहर निकलने के लिए हम करें क्या। इसी वजह से पार्टी के नेता बार बार पार्टी छोड़ रहे हैं। सवाल जब पूछा जाता है कि आप 3 उपलब्धियां बताइए तो कोई जवाब नहीं होता। कुल मिलाकर जो गांधी परिवार कांग्रेस को फेविकोल की तरह जोड़ के रखता था, आज उस पर गंभीर सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं। फिलहाल न्यूज़ 18 के आर पार में इतना ही। अगला कार्यक्रम डंके की चोट पर, देखिए।